हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। खिलाफत तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, चौरा चौरी कांड इसमें नहीं दिया, उसके बारे में मैं बता दूंगी आप लोगों को। अभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, फिर इसको बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट की स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ये सब हम लोग देखेंगे। चटगांव शस्त्रागार जो है ये देखेंगे, ठीक है। बंगाल में अन्य क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी को समझने से पहले हम लोग चौरा चौरी समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, चौरा चौरी कांड होता कब है। देखिए, सबसे पहले कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। फिर उसके बाद होता क्या है कि जैसे जो वो रहता है 1922 में क्या होता है, चौरा चौरी कांड होता है। ये असहयोग आंदोलन के बाद ही होता है चौरा चौरी कांड 1922 में। देखिए होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उस टाइम संयुक्त प्रांत पे रहता है गोरखपुर, जो अभी यूपी में है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि एक पुलिस थाना रहता है, उसके बाहर में कुछ लोग बैठ करके शराब के विरोध में प्रदर्शन करते रहते हैं। तो पुलिस से हाथापाई होता है कुछ पुलिसों से। फिर उसके बाद हाथापाई जब बढ़ जाता है तो कुछ जो पुलिस रहते हैं वो क्या करते हैं, गोली चला देते हैं कुछ लोगों पे। अब जब गोली चलता है तो जो भीड़ है वो उत्तेजित हो जाती है, तो ये लोग पुलिस को ही दौड़ाने लगते हैं। तो जो सारे पुलिस रहते हैं वो थाने के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। जब थाने के अंदर वो चले जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, थाने को ही जला देते हैं। तो मतलब उसमें लगभग 22 लोग की मृत्यु हो जाती है, जो ब्रिटिश के पुलिस सिपाही रहते हैं। तो उसमें लगभग 22-23 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब उससे क्या होता है, उससे ये जो घटना है ये 5 फरवरी 1922 को होती है। चौरा चौरी के नाम से ये घटना जानी जाती है, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। इससे महात्मा गांधी को बहुत आहत पहुंचता है। फिर असहयोग आंदोलन के तहत ही होता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि महात्मा गांधी कमेटी बैठाते हैं, डिसीजन लेते हैं कि जो ये है असहयोग आंदोलन है इसको हम रद्द कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इनका जो सत्याग्रह चलता है उसमें उसको भी 6 साल के लिए रद्द कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इनको जेल की सजा हो जाती है, 6 साल के लिए इनको कैद हो जाता है। ये अपने मन से भी चले जाते हैं, ये बोलते हैं कि मेरा मतलब ये सही जगह है। हम एक, अगर मैं सच्चा नागरिक हूँ तो मेरे लिए ये जो कारागार है ये मतलब सही जगह है। क्योंकि इनको लगता है कि मैंने ये गलत फैसला लिया असहयोग आंदोलन का, क्योंकि अभी जो है अभी भारत की जनता वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो ये इनका ये सब मानना रहता है। खैर, अपना अपना सबका व्यूज रहता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो ये चलता है असहयोग आंदोलन को ये रद्द करते हैं, उसके विरोध में कौन कौन लोग आ जाते हैं। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास यानी चितरंजन दास रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। इन लोगों का मानना रहता है कि असहयोग आंदोलन आप चालू रखिए, मत मतलब इसको रद्द मत कीजिए, नहीं तो आज़ादी जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन गांधी जी रद्द कर देते हैं। तो ये लोग विरोध में फिर क्या बनाते हैं, मोती उसमें से मतलब विरोध तो 4-5 लोग इसके असहयोग में रहते हैं कि असहयोग आंदोलन को रद्द मत कीजिए, ठीक है, असहमत रहते हैं उससे। उसमें से 2 लोग मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी चितरंजन दास 1923 में क्या बनाते हैं, स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ये जो स्वराज पार्टी का गठन है ये कहीं न कहीं जो है असहयोग आंदोलन से ही इसका मुद्दा जुड़ा हुआ है कि असहयोग आंदोलन को रद्द किया जाता है तो स्वराज पार्टी का गठन होता है, ठीक है। और जो है इसको देखिए कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सी आर दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू के सचिव रहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो चितरंजन दास जी हैं, ठीक है। और इसके जो सचिव हैं वो कौन है, तो मोतीलाल नेहरू जी हैं इसके सचिव थे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कहाँ गठन होता है, इलाहाबाद में गठन होता है इसका, ठीक है। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज। अब परिवर्तन समर्थक जो थे तो विधान परिषद में प्रवेश की जो वकालत की इन लोगों ने, स्वराज पार्टी के जो नेता थे उन्होंने विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश की वकालत की कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंडियन को प्रवेश किया जाए, मतलब मिला जाए। सी आर दास यानी चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं अजमल खान के द्वारा ये जो है परिवर्तन में समर्थन मतलब समर्थक थे ये लोग, कि इनका ये मानना था कि ये चीज करना चाहिए, विधान परिषद में इंडियन को भी एंट्री मिलनी चाहिए। फिर आता है परिवर्तन विरोधी क्या रहते हैं, विधान परिषद में प्रवेश का विरोध कुछ लोग करते हैं कि विधान परिषद में नहीं प्रवेश, जैसे पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्रीराज गोपालाचारी और एम ए अंसारी रहते हैं। तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। लाला लाजपत राय और मालवीय जी भी स्वराज दल से जुड़ गए थे। तो ये पूछ लेता है कि स्वराज दल से बाद में कौन कौन लोग जुड़े, तो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी भी जुड़े थे, ठीक है।
अब जो स्वराज पार्टी था, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो विधान परिषद के कार्य संचालन को अवरुद्ध कर अपनी मांग पूरी करवाना, यानी कि जो विधान परिषद का कार्य है उसके संचालन को अवरुद्ध कर रोक करके अपनी मांग को पूर्ण कराना। ठीक है, तो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। नवंबर 1923 के चुनाव में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहता है उसमें 42 सीटें ये लोग जीतते हैं। गांधी जी ने स्वराज पार्टी का बाद में समर्थन कर दिया था, तो बाद में गांधी जी समर्थन कर दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय 1923 के चुनाव में स्वतंत्र विधायक चुने गए थे, इसी के तहत स्वराज पार्टी के तहत ही मदन मोहन मालवीय 1923 में चुनाव में जो हुआ था 1923 में, उसमें स्वतंत्र विधायक के रूप में चुने गए थे। स्वराजियों की तरफ से क्या हुआ था, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष ये चुने गए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्वराज पार्टी का गठन जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, किसके विरोध में हुआ, ये सब समझ गए होंगे आप लोग। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1924 में होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, अक्टूबर 1924 में। कहाँ होती है? कानपुर में। यूपी में होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्षेत्र जो है वो पंजाब, यूपी और बिहार। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना तो होती है कानपुर में, और इसका जो एरिया रहता है वो पंजाब, यूपी और बिहार रहता है। इसके संस्थापक बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, रामप्रसाद बिस्मिल जी, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल। 3 लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कौन कौन? रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, इसका जो मुख्य आधार था, क्यों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो इसका मुख्य आधार था वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये क्या था? इसका वयस्क मताधिकार जो था, इसका मुद्दा था, इसका आधार था। ठीक है, सचिंद्र सान्याल की जो पुस्तक थी बंदी जीवन, ये इसी से रिलेटेड थी, तो सचिंद्र सान्याल की जो बुक है ये भी याद कर लीजिए। उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपचारिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा क्या करना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना इस जो एसोसिएशन था इसके इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ पे मुख्य आधार था वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है काकोरी कांड। काकोरी कांड 1925 में आता है, काकोरी कांड। इसको सहार देखिए कहाँ पे है, सहारनपुर लखनऊ के 8 डाउन जो रेलगाड़ी रहता है उसको मतलब लूट लेते हैं। यह घटना जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य रहता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य कार्य जो है वो काकोरी कांड है। ठीक है, यही लोग जो रहते हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी रहते हैं, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने काकोरी कांड षड्यंत्र पे इन लोगों पे मुकदमा भी चलाया गया था, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद इसमें से फरार हो गए थे। तो कितने लोगों पे चला गया था? राम प्रसाद बिस्मिल पे, अशफाकुल्ला खां पे, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह पे चलाया गया था, जिसमें फरार हुए थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और ये लोग मिलकर के काकोरी कांड जो है ये इसको पूरा किए थे। अब इसका नाम बदल दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है ना, रेल एक्शन करके। तो ये चीज भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल दिया जाता है 1928 में, जब अभी हम लोग नीचे देखेंगे तो उसका कर दिया जाता है नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये यहाँ पे आगे है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये इसी का यही रहता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन 1924 में जो होता है इसी को पुनर्गठित किया जाता है, इसका नाम थोड़ा चेंज करके 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसको इसको स्थापित किया जाता है। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद वो रद्द कर दिया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर इसको पुनर्गठित किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित कब किया जाता है? तो ये काकोरी षड्यंत्र के बाद उसको जब भंग किया गया था, उसके बाद 1928 में क्या होता है, पुनर्संगठित किया जाता है। ठीक है, फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क के में अंग्रेजों से मुठभेड़ में खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो चंद्रशेखर आजाद रहते हैं यहाँ पे फरार हो जाते हैं, तो फिर 1931 में क्या होता है, ये पकड़े जाते हैं तो ये खुद को गोली मार लेते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय सांडर्स द्वारा लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी हत्या के विरोध में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 सदस्य रहते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु, ने सांडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो सांडर्स के लाठीचार्ज से ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसी के विरोध में क्या करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग रहते हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह रहते हैं, ये लोग सांडर्स की हत्या कर देते हैं।
चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पे भगवती चरण वोहरा ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने हेतु द फिलॉसफी ऑफ बम, तो ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ बम जो है किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये बुक कि द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा है, तो ये लिखा है भगवती चरण वोहरा की बुक है, ठीक है। भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी, कब? 1926 में की थी। यूपी के शिव वर्मा, जयदेव कपूर, कुमार, वहीं पंजाब से सुखदेव भगवती चरण वोहरा भी जुड़े थे। किससे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बंगाल में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई। क्या क्या हुआ? 1925 में क्या हुआ? सीआर दास यानी चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद अनुशीलन समिति का गठन हुआ और युगांतर समूह ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, ठीक है। तो अनुशीलन समिति का गठन पहले ही हुआ था। अनुशीलन समिति और युगांतर समूह के क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद। बंगाल में बड़े पैमाने पर महिला क्रांतिकारी भी शामिल हुई, मतलब उभर के आई। अब देखिए कौन कौन रहती हैं यहाँ, जिसमें कि मुख्य रहती हैं प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, शांति घोष, बीना दास आदि प्रमुख रहती हैं। कलकत्ता के जो कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट रहते हैं, इनकी हत्या करने के प्रयास में आरोपी गोपीनाथ शाह को फांसी दे दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर आता है चटगांव शस्त्रागार लूट, ये अप्रैल 1930 में होता है। सीधे सीधे सन पूछ लेता है एग्जाम में, जब मैच करने को आता है या अरेंज करने को आता है तो ये दे देता है, चटगांव शस्त्रागार लूट अप्रैल 1930 में हुआ। सूर्यसेन इसके नेतृत्व करता थे। अन्य सहयोगी थे अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल, ये लोग थे। सूर्यसेन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के प्रमुख थे। तो जो सूर्यसेन जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के चटगांव शाखा के प्रमुख थे। सूर्यसेन शिक्षक थे, मास्टर दा के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। सूर्यसेन का जो कथन था वो था, सह्यता क्रांतिकारी का विरोध गुण है। मतलब कि इन्होंने कहा था जो सह्यता क्रांतिकारी का विरोध गुण है, ये इनका कथन था, ठीक है। फिर इसके बाद साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है। तो साइमन कमीशन का गठन कब होता है? तो देखिए सबसे पहले जो प्रावधान आता है 1919 के एक्ट में, इसके गठन का प्रावधान लाया जाता है कि हाँ साइमन कमीशन आएगा। 1929 में आने वाला रहता है और 3 साल पहले ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1919 के एक्ट में प्रावधान आता है कि साइमन कमीशन आएगा भारत, ठीक है। तो 1927 में, नवंबर 1927 में इसका गठन हो जाता है और 3 फरवरी 1928 को ये जो कमीशन है ये मुंबई आ जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या रहता है इस कमीशन को मध्य भारत में लाने का, ब्रिटिशर्स का? तो उद्देश्य ये रहता है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु भारत तैयार है कि नहीं, यही देखने के लिए ये जो कमीशन है वो आता है कि भारत जो है वो उत्तरदायी शासन का स्थापना करने के लिए तैयार है कि नहीं है। इसके जो सारे अध्यक्ष रहते हैं वो ब्रिटिशर्स ही रहते हैं। जैसे पहले जो रहते हैं वो रहते हैं जॉन साइमन सदस्य। कौन कौन रहते हैं? जॉन साइमन रहते हैं अध्यक्ष इसके। सदस्य कौन कौन रहते हैं? क्लाइमेट इटली, मतलब क्लाइमेट इटली रहते हैं, ठीक है। हेनरी लेवी रहते हैं, लेवी लासन, और एडवर्ड कार्डोगान रहते हैं, वर्नो हार्टो सोनू रहते हैं, जॉर्ज लेन फाइट्स और डोनाल्ड हावर्ड, ठीक है। ये लोग इसके सदस्य रहते हैं। इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध करते हैं इंडियन, क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो सदस्य हैं वो इंडियन नहीं रहते, कोई सब ब्रिटिशर्स ही रहते हैं। आता है ये जो कमीशन देखने के लिए ये कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु भारत तैयार है कि नहीं, लेकिन सारे जो अध्यक्ष और सारे सदस्य वो ब्रिटिशर्स रहते हैं, तो इस पर बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया जाता है। तो उसके उसमें जो ब्रिकन हेड रहते हैं वो क्या करते हैं, इंडियन को चैलेंज करते हैं कि तुम बना के लाओ कुछ, ठीक है, मतलब एक दस्तावेज बना के लाओ, देखे क्या बना के लाते हो। तो इसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में। तो ये जो आता है 1927 में, याद कर लीजिएगा 1927 में नेहरू रिपोर्ट आएगा 1928 में। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि सारे इसमें ब्रिटिशर्स गोरे ही रहते हैं, तो इसको श्वेत कमीशन इसी आधार पर कहा जाता है। लॉर्ड ब्रिकनहेड आयोग को स्थापना हेतु जिम्मेदार इनको ठहराया गया था। फिर उसके बाद ब्रिकनहेड जो है वो चैलेंज भी करते हैं इंडियन को, तो इंडियन फिर एक मसौदा तैयार करके लेके आते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आता है नेहरू रिपोर्ट। इसके सभी सदस्य श्वेत होने के कारण भारत में इसका विरोध होता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो साइमन कमीशन रहता है उसका सिफारिश जो 1930 में प्रकाशित होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उसके पहले हम लोग नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं, 1928 में आया। इसमें क्या होता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मई 1928, ठीक है, डेट के साथ याद कीजिए, मई मतलब मंथ याद कर लीजिए, मई 1928 में संविधान मसौदा तैयार करने हेतु समिति का गठन किया जाता है। समिति के जो अन्य सदस्य रहते हैं वो रहते हैं अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग इसके सदस्य रहते हैं, ठीक है। अगस्त 1928 यानी कि 28 अगस्त 1928 को रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लखनऊ सम्मेलन
जिसे लखनऊ सम्मेलन में स्वीकारा गया था। तो लखनऊ सम्मेलन में पहले इसको स्वीकारा गया था, फिर उसके बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले, ये बात रहता है किसमें, 1928 का जो में होता है नेहरू रिपोर्ट, इसमें कहा जाता है, ये जो इनका रिपोर्ट रहता है, जो ये मसौदा तैयार करते हैं, उसमें ये भी रहता है, क्योंकि ये जाना है अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो क्या है, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले। दूसरा क्या था, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को मतलब समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, कि जो जो लैंग्वेज जिस जिस एरिया में बोला जाए उस आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, स्टेट का गठन किया जाए। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आरक्षित सीट का मतलब दिया जाए, ये चीज इसकी मुख्य बातें थी। केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। अब देखिए ये हाईलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मौलिक अधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार आदि, मतलब कुल 19 जो है ये पूरा। तो जैसे कि मौलिक अधिकार यानी कि ये क्या है, फंडामेंटल राइट, पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में इन लोगों ने 19 फंडामेंटल राइट ये लोग उस टाइम लेकर के आए थे, 19 मौलिक अधिकार लेकर के आए थे, जिसमें प्रमुख क्या था, महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, वोट देने का सबको अधिकार हो, वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये ऐसे करके 19 मौलिक अधिकार ये लेके आए थे। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की अवधारणा किसमें आया था, तो ये नेहरू रिपोर्ट में ले आया गया था। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा, 1928 में। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की जाए। भारत हेतु उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति संघ, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। सिंध को बंबई से पृथक करके एक पृथक प्रांत बनाया जाए। तो सिंध को किससे, बंबई से पृथक करके एक पृथक प्रांत बनाया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। इसमें क्या कहा गया था, भारत जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राज्य होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मुख्य बातें हैं इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। ये इन लोगों ने क्या किया था, तैयार किया था रिपोर्ट में पूरा लिख करके। ठीक है, वो अंग्रेज माने नहीं माने वो बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें से नहीं माने थे, ज्यादातर क्या कुछ भी नहीं माने थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइमन कमीशन की सिफारिशें आती हैं, उत्तरदायी सरकार का गठन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जब मेंस में आता है तो तुलना करने को आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन में क्या समानता थी। उत्तरदायी जो सरकार का गठन, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन जो संघीय भावना के अनुकूल हो, और सदस्यों को प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव करा। इसमें क्या था, प्रत्यक्ष चुनाव था। अंतर अगर हम देखें तो आप आएगा, समानता तो कुछ नहीं था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि क्या करना है, वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। केंद्र एवं प्रांतों के उत्तरदायी सरकार के गठन का विरोध किया इन्होंने, जबकि यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी सरकार का सपोर्ट किया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जबकि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का 19 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। सांप्रदायिक आधार पे चुनाव जारी रहेंगे। वयस्क मताधिकार आधारित प्रत्यक्ष चुनाव पे जो मतलब प्रत्यक्ष चुनाव पे मतदान नहीं हो सकता। ये नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था, वयस्क मताधिकार होगा। ठीक है, ये चीज था, प्रत्यक्ष चुनाव भी होगा, तो यहाँ पे कोई समानता नहीं है। नवंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष जो थे वो थे एम ए अंसारी ने कांग्रेस के कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था इसके उसमें। ठीक है, तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, मरने से पहले इन्होंने कहा था, मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले जो संगठन थे वो थे मुस्लिम लीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि साइमन कमीशन का सपोर्ट किसने किया था, नेहरू कमीशन का विरोध किसने किया था, नेहरू रिपोर्ट जो आया था उसका विरोध किसने किया था, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले जो संगठन थे वो मुस्लिम लीग पहली संगठन, ठीक है, जस्टिस पार्टी, और जो जस्टिस पार्टी था, यूनियनिस्ट पार्टी थे, अंबेडकर का जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था, ये लोग समर्थन किए थे। याद रखना इसको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रमुख बातें नेहरू रिपोर्ट की। और उसके बाद साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन भी वो सब याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 में होता है।
नवंबर 1919 में 29 में क्या होता है, सॉरी 1929 है यहाँ पे, लाहौर अधिवेशन कब होता है, 1929 में होता है, ठीक है। 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र को वायसराय इरविन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद ये अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, किसमें, क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी, ठीक है, तो स्वीकारा गया था। तो नवंबर 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र को वायसराय इरविन थे उस टाइम वायसराय, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, तब ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आया था। दिसंबर 1929 में अध्यक्ष कौन थे इसके, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, गांधी जी की मदद से, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के, ठीक है। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य के बजाय अब क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ये चीज याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व दिया गया। कांग्रेस जो कार्य समिति थी उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व इसी अधिवेशन के तहत दिया गया। इसमें 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। तो किस अधिवेशन के तहत कब फहराया गया था, 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया गया था इसमें, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। नेहरू जी ने क्या किया, युद्ध को समाजवादी घोषित किया। तो नेहरू ने युद्ध को क्या किया, समाजवादी घोषित कर दिया। 26 जनवरी 1930 को देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। कब, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस एक तरह से ये चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, देखिए अध्यक्षता याद कर लीजिए अब कब होता है। तो साइमन कमीशन की सिफारिश पे विचार करने हेतु 12 नवंबर 1930 से लेकर के 10 जनवरी 1931 तक आयोजित होता है पहला गोलमेज सम्मेलन। इसके अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो रहते हैं वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। लंदन की सेंट जेम्स पैलेस में ये होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, हिंदू महासभा जवाहरलाल सॉरी हिंदू महासभा मोतीलाल नेहरू, अरे क्या नाम है भाई, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, कभी कभी याद रहता है निकलता नहीं मुंह से। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो याद कर लीजिएगा, दलित वर्ग तथा भारतीय राजवाड़े शामिल हुए थे। कौन को शामिल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय राजवाड़े शामिल हुए थे, ठीक है। सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित प्रथम वार्ता हुई थी। तो प्रथम वार्ता सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पे प्रथम वार्ता, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, कोई किसी ने मतलब कांग्रेस पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था पहले में। अब आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। अल्पसंख्यक एवं सांप्रदायिकता के मसले के कारण सम्मेलन जो है वो असफल रह जाता है और कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल होता है, ये याद रखिएगा। राजपूताना जहाज से ये लंदन गए थे। अन्य जो शामिल होते हैं उसमें सरोजनी नायडू, अन्य लोग इनके साथ जाते हैं, एनी बेसेंट, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये लोग जाते हैं, ठीक है। गांधी जी के साथ जाने वाले महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन, ये लोग रहते हैं, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। कांग्रेस एवं गांधी जी शामिल इसमें नहीं हुए थे। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना के अंतरिम स्वरूप को पेश किया गया था। नोट क्या है इसमें, अंबेडकर जी जो है वो तीनों सम्मेलनों में शामिल हुए थे। एग्जाम में पूछ लेता है कि अंबेडकर जी किस में शामिल, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी शामिल हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सांप्रदायिकता का निर्णय, ये सब आएगा। ये बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, पूना पैक्ट आएगा, ये पूरा गांधी जी से रिलेटेड है अब, ठीक है, पूरा पहले से ही गांधी जी से रिलेटेड, लेकिन दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा इसमें अहम रोल है इनका। फिर उसके बाद हरिजन आता है, पूना समझौता आता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है ये सीरीज तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।